Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 30 of the course Business System Development. As you know that we have started a case study of Pine Valley Furniture and we are recalling, deploying and exercising all the major topics that we have learned in our previous lecture and are using them on this case study. Before we further resume the contents of today's lecture, let us have a look on the summary of the previous lecture. So we started our discussion with a business case that was for Pine Valley Furniture, and we initially contracted assigned. First of all, हमने ये देखा कि इस नए बिजनेस सिस्टम की ज़रूरत क्या है, पुराने की क्या लिमिटेशन है, हमारे पास टाइम और बजट कितना है, ये नया सिस्टम कौन से मज़ीद फीचर्स या कौन से एडिशनल फीचर्स परफॉर्म करेगा. इसके बाद सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स, नए सिस्टम का पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स आइडेंटिफाई करने के बाद डेवलपर साइट पर एक टीम बनाई गई और हमने डेवलपिंग टीम के जितने लोग थे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखी. उसके बाद हमने पाइन वैली फर्नीचर के लिए सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मेथोडोलॉजी सेलेक्ट की, जिसमें हमने इस ओवरऑल प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के टास्क को, इस बिजनेस डेवलपमेंट के टास्क को हमने डिफरेंट फेजेस में डिवाइड किया, स्टार्टिंग फ्रॉम द एनालिसिस फेज, देन डिज़ाइन, देन इम्प्लीमेंटेशन. सो ये सारी चीज़ें हमने इनिशियल फेजेस में डिस्कस की. हमने डिलीवरेबल्स देखे, हमने प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाई. ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की वो ये है कि जो भी नया सिस्टम आप बनाते हैं उसके एनालिसिस का फेज ख़त्म होने के बाद या ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज you must be finalizing what are the functional requirements and what are the non-functional requirements. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे केस में, इस केस स्टडी में फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो थी जो कि एक्सप्लिसिटली इस नए इंफॉर्मेशन सिस्टम ने, न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर पाइन वैली फर्नीचर, इसने परफॉर्म करना था. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स वो थी जो कि कस्टमर ने एक्सप्लिसिटली नहीं कहा बट सिस्टम को उनको मस्ट परफॉर्म करना चाहिए, जैसा कि सिक्योरिटी, जैसा कि रिलायबिलिटी, जैसा कि एफिशिएंसी. ठीक है, ये चीज़ें एक्सप्लिसिटली कस्टमर नहीं कहता, जैसे कि ईज ऑफ यूज, इजी इंटरफेस, एक्सप्लिसिटली कस्टमर ने मेंशन नहीं किया, लेकिन ऑब्वियसली ये उसकी रिक्वायरमेंट्स में शामिल होते हैं जिनको हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स कहते हैं. सो ये सारे अर्ली स्टेजेस की अर्ली एक्टिविटीज़ जो है वो हमने परफॉर्म की. आज से हम मज़ीद इसके बारे में देखेंगे, मज़ीद जो चीज़ें रह गई हैं उसको आज देखेंगे, स्पेशली फंक्शनल डिकम्पोजिशन. ठीक है, हमने जो केस स्टडी शुरू की है उसकी फंक्शनल डिकम्पोजिशन, इसके अलावा एग्जिस्टिंग सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट डीएफडी और न्यू सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट डीएफडी, एग्जिस्टिंग सिस्टम की लेवल 0 डीएफडी और न्यू सिस्टम की लेवल 0 डीएफडीज, इसको भी देखेंगे. डेटाबेस को डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना, फिर उसके अकॉर्डिंग फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स. इसके अलावा जब सिस्टम की इम्प्लीमेंटेशन हो जाए उसको टेस्ट कैसे करना है. These are all going to be the parts of, these are all going to be discussed in our today's lecture. So ये पाइन वैली फर्नीचर कंपनी है जिसके लिए हमने एक मार्केटिंग प्लानिंग और कंट्रोल सिस्टम के लिए हम एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम बना रहे हैं. याद रखिए कि हमने इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पहले से एक सिस्टम मौजूद है. उस सिस्टम में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं जिनको रिमूव करने के लिए, जिनको अवॉइड करने के लिए पाइन वैली फर्नीचर के लिए एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया जा रहा है. सो हमने नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी आइडेंटिफाई कर ली थी, जैसे कि सिस्टम रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, एफिशिएंसी और सिक्योरिटी. These were the non-functional requirements other than the functional requirements which we identified. Let us now talk about the functional decomposition. Overall ये सिस्टम, ओवरऑल ये पाइन वैली फर्नीचर, ये मेन क्या फंक्शनैलिटीज हैं जो कि परफॉर्म कर रहा है. सो हमने टॉप पे देखा पाइन वैली फर्नीचर मेनली ये 4 चीजों में डील कर रहा है. सबसे पहले है इनकी मैन्युफैक्चरिंग, नंबर 2 है इनकी मार्केटिंग एंड सेल्स, तीसरा है इनकी अकाउंटिंग एंड परचेजिंग
और चौथा है इनका एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। ठीक है, सो ये मेन 4 चीजें हैं जो कि इस सिस्टम ने, इस नए सिस्टम जिसको हम बना रहे हैं, इसने परफॉर्म करनी है। सो बेस्ड ऑन दी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स एंड बेस्ड ऑन दी इंटरव्यूज which we as a development team we conducted with the customer side, हमें नए सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन, मजीद तफसीलात मिलती जा रही हैं और हमारा जो नए सिस्टम के बारे में इमेज है वो क्लियर होता जा रहा है। सो मेनली हमने देखा कि पाइन वैली फर्नीचर के 4 मेन मॉड्यूल्स हैं, 4 मेन एस्पेक्ट्स हैं, 4 मेन चीजों पर ये काम करेगा। इसके अलावा कोई चीज अगर है तो वो सिस्टम का हिस्सा नहीं होगी या कस्टमर ने उसको एक्सप्लिसिटली नहीं कहा। सो मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा मार्केटिंग एंड सेल्स, इसके अलावा 3rd नंबर पे अकाउंट्स एंड परचेजिंग और लास्टली एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। सो ये मेन 4 चीजें हैं। अब अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, सो मैन्युफैक्चरिंग इटसेल्फ फर्दर 3 टास्क्स में या एक्टिविटीज में या मॉड्यूल्स में डिवाइडेड है। मजीद मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम जो होंगे वो है फैब्रिकेशन, इस सिस्टम को फैब्रिकेशन भी देखनी होगी, असेंबली लाइन, डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिलाया जा रहा है, और फिनिशिंग। ठीक है, जब एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, मैं अगर इस टेबल की बात करूं, टेबल ये मैन्युफैक्चर जब हुई थी तो टेबल के डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि इसके ड्रॉर्स हैं, इसका लॉक है, इसका फ्रंट डेस्क है, इन सबको असेंबल किया गया, इन सबको कंबाइन किया गया, फिर जो है वो इसको फिनिशिंग की गई, फिर फैब्रिकेशन की गई, तो तब कहीं जाके ये टेबल बनी है। सो इसी तरह जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे इस पाइन वैली फर्नीचर में, उन प्रोडक्ट्स की, उस पर्टिकुलर सर्टन आइटम्स की फैब्रिकेशन भी होगी, असेंबली भी होगी और फिनिशिंग भी होगी। सो ये चीजें उस सिस्टम में होनी चाहिए। इसी तरह अगर मार्केटिंग एंड सेल्स की बात करें तो मार्केटिंग एंड सेल्स 2 फर्दर मॉड्यूल्स में या 2 फर्दर सब एक्टिविटीज में डिवाइडेड है। नंबर 1 मार्केटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल और दूसरा है सेल्स एक्टिविटीज। ठीक है, तो मार्केटिंग एंड सेल्स ने मार्केटिंग भी करनी है और सेल्स एक्टिविटीज भी करनी है। मार्केटिंग में क्या होगा, सेल्स के एस्टिमेटेड सेल्स गोल्स क्या हैं उनको देखना, इसी तरह जो है वो सेल्स डेटा को जो है वो डिटरमिन करना, उसको यूज करना, इसी तरह जो है वो आप अपनी सेल्स को मार्केटिंग के लिए आप क्या चीजें यूज कर सकते हैं उनको देखना। तो ये सारा मार्केटिंग से रिलेटेड डेटा है। सेल्स एक्टिविटी की बात करें, सो आपके पास कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप सेल आउट करना चाहते हैं। ठीक है, इन मतलब ढेर सारे आइटम्स होंगे, ढेर सारी प्रोडक्ट्स होंगे जो कि आप सेल आउट करना चाह रहे हैं। सो इनसाइड सेल्स भी हो सकती है, आउटसाइड सेल्स भी हो सकती हैं, जिसका मतलब ये हो सकता है कि आप नए कस्टमर्स के साथ भी डील कर रहे हैं, पुराने कस्टमर्स के साथ भी डील कर रहे हैं। अगर कोई आइटम है जिसको आप सेल कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी प्रोडक्ट आईडी होगी, प्रोडक्ट का नंबर होगा, वो कितनी क्वांटिटी में हुई है, उसकी कितनी प्राइस है, वो किस पर्सन ने ऑर्डर की है, वो किस तरीके से ऑर्डर हुई है, ये सारी चीजें उस सेल्स की एक्टिविटी के साथ शामिल होंगी। और इसी तरह जो है वो और भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं, जैसे कि कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन, कौन सा वो पर्सन है जिसने या कौन सा वो कस्टमर है जिसने इस पर्टिकुलर आइटम को परचेज किया है। जिसकी एग्जांपल हम देखते हैं जब भी हम बाजार से कोई चीज खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खरीदने गए या कोई मोबाइल हैंडसेट खरीदने गए, ठीक है, सो कस्टमर की इंफॉर्मेशन ली जाती है, कस्टमर का नाम क्या है, कस्टमर का कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, वो कहाँ पे रहता है, ठीक है, और इसके अलावा उस प्रोडक्ट की भी डिटेल्स होती हैं, उस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है, डेट ऑफ परचेज क्या है, उसकी वारंटी जो है वो कितने अरसे की दी जा रही है डेट ऑफ परचेज से, ठीक है। सो ये सारी चीजें, उसके यूजर मैनुअल होते हैं, ये सारी चीजें शामिल होती हैं। सो सेल्स एक्टिविटी में भी पाइन वैली फर्नीचर इन्हीं चीजों को देख रहा है। इसी तरह अकाउंट्स एंड परचेजिंग है। अब अकाउंट्स एंड परचेजिंग जो हमारा तीसरा मॉड्यूल है पाइन वैली फर्नीचर का, इसमें इटसेल्फ अकाउंट्स की इटसेल्फ डिटेल्स हैं, कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां पे पैसे जा रहे हैं, इनकम क्या है और एक्सपेंसेस क्या है, इन क्या हो रहा है और आउट क्या हो रहा है, इन सारी चीजों को देखना, कस्टमर को इनवॉइस करना, कस्टमर को इनवॉइस आप किस तरीके से कर रहे हैं, ऑनलाइन भेज रहे हैं, कस्टमर को ऑब्वियसली आप इनवॉइस तब करेंगे जबकि उसकी तरफ से कोई परचेजिंग रिक्वेस्ट आई है। सो ये एक अकाउंटिंग एंड परचेजिंग इसका तीसरा मॉड्यूल है।
और चौथा जो मॉड्यूल है वो है एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, यहां पे आप जो है अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम की मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, मतलब आपका ताल्लुक ना सेल से है ना परचेज से है, लेकिन ओवरऑल जो आपका सिस्टम डेवलप्ड है इसको आप कैसे मेंटेन रखते हैं, अपने बाकी साइट ऑफिस से आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बाकी साइट ऑफिस में कैसे आप डाटा को ट्रांसमिट करेंगे, वहां से कैसे रिसीव करेंगे, ओवरऑल डाटा कहां पे स्टोर होगा, ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड है। सो आप देख सकते हैं कि 4 चीजें हैं जिसमें ये पाइन वैली फर्नीचर मेनली डील कर रहा है। अब अगर हमने इनको 4 में डिफाइन किया है तो हम देख सकते हैं कि ये 4 डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं और हर डिपार्टमेंट के लोग मुख्तलिफ हो सकते हैं और उनकी एक्टिविटीज और उनके टास्क मुख्तलिफ हो सकते हैं। जिस तरह मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लोग मुख्तलिफ हैं, उनकी एक्टिविटीज उनके टास्क मुख्तलिफ हैं। मार्केटिंग के लोग मुख्तलिफ हैं, उनकी एक्टिविटीज और टास्क डिफरेंट हैं। इसी तरह अकाउंट्स डिपार्टमेंट के लोग वो सिर्फ अकाउंटिंग से डील कर रहे हैं, उनके टास्क डिफरेंट हैं। और लास्टली एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो वहां पे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बैठा हुआ है जो कि ओवरऑल सिस्टम में जो एक्टिविटीज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाटा को सेफ सिक्योर रखना, डाटा को ट्रांसमिट करना, डाटा को सेफली रिसीव करना, सारे हार्डवेयर को देखना, ये सारी चीजों को देखना, ये इस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। सो ये मेन 4 डिपार्टमेंट्स हैं उस पाइन वैली फर्नीचर के। इसके अलावा और डिपार्टमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर हम इनके इंफॉर्मेशन सिस्टम की डेवलपमेंट की बात करें सो अवर मेन कंसर्न इज ओनली दीज 4 डिपार्टमेंट्स एंड द एक्टिविटीज एंड द पीपल विच आर इन्वॉल्व्ड इन ईच ऑफ द डिपार्टमेंट। अच्छा जी, अब अगर हम सिस्टम मेन्यू ट्री की बात करें, सिस्टम मेन्यू ट्री क्या है? ये एक बड़ी अच्छी यूजफुल डायग्राम है जिससे पता चलता है कि मेनली सिस्टम के क्या मेन्यूज हैं और आप किस मेन्यू से फर्दर कौन सी ऑप्शंस तक जा सकते हैं। जिस तरह हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का अगर आप सिस्टम मेन्यू ट्री बनाएं तो क्या होगा? सबसे पहले आपका फाइल मेन्यू है, ठीक है, फिर आपका एडिट मेन्यू है और फिर आपका लेट्स से हेल्प मेन्यू है। सो फाइल मेन्यू को अगर आप क्लिक करते हैं तो फर्दर ओपन फाइल पे जा सकते हैं, सेव फाइल पे जा सकते हैं, प्रिंट फाइल पे जा सकते हैं। एडिट पर जाएं तो आप एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं, इंसर्ट फिगर कर सकते हैं, इंसर्ट डायग्राम कर सकते हैं, इंसर्ट सिंबल कर सकते हैं। हेल्प मेन्यू में जाएं तो आप डॉक्यूमेंटेशन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो मेन्यू ट्री से हमें पता चल गया। सो बिल्कुल इसी तरह अगर हम पाइन वैली फर्नीचर की बात करें सो इसका मेन्यू ट्री क्या है, यहां पे आप देख सकते हैं। सबसे पहले आपके कस्टमर ऑर्डर्स हैं, ठीक है, स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड, मेन स्क्रीन से आप क्या क्या काम कर सकते हैं। सो मेन स्क्रीन से हम मेनली ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम हैं कस्टमर्स ऑर्डर में, दूसरा हम प्रोडक्ट पर भी जा सकते हैं और तीसरा हम रिपोर्ट्स पर भी जा सकते हैं। अगर हम सिर्फ कस्टमर ऑर्डर की बात करें, जब कस्टमर ऑर्डर पर क्लिक किया जाएगा, अब हम ये नए सिस्टम जो बनने वाला है उसको हम इमेजिन कर रहे हैं। उसमें क्या पॉसिबल लिंक्स हो सकते हैं, उसमें क्या पॉसिबल ऑप्शंस हो सकती हैं, उसमें क्या पॉसिबल चीजें आप कर सकते हैं, उसका हम एक मेन्यू ट्री बना रहे हैं। अभी बिहाइंड कोई फंक्शनैलिटी नहीं है, कोई डेटाबेस नहीं बने, कोई टेबल्स नहीं बने, लेकिन ओवरऑल ये कैसे लुक लाइक करेगा, जो यहां पे 4 मेन मॉड्यूल्स या फंक्शंस जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है वो फर्दर कैसे परफॉर्म होंगे। अगर लेट्स से सेल्स का बंदा सेल्स में डील कर रहा है तो आइटम की सेल, आइटम की इंफॉर्मेशन, ये रिलेटेड चीजें अब हम इस सिस्टम ट्री में डिस्कस करें। सो एक ऑप्शन है हमारे पास कस्टमर्स ऑर्डर, जिसको हमने यहां पे भी देखा, ठीक है। यहां पे सेल्स का क्या है, सेल्स के साथ ऑर्डर्स होंगे, ऑर्डर होगा तो ऑर्डर जो है वो कोई कस्टमर कर रहा है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन होगी। इसी तरह और बाकी चीजें भी आ सकती हैं। अब कस्टमर ऑर्डर की बात करें सो ऐड और अपडेट न्यू कस्टमर ऑर्डर भी आप कर सकते हैं, ऐड और अपडेट न्यू इनवॉइस भी कर सकते हैं। कस्टमर ऑर्डर जो है वो प्रीव्यू भी कर सकता है, रिफ्रेश डेटा भी कर सकता है और वापस मेन स्क्रीन में भी जा सकता है, ठीक है। मतलब आप स्विच बोर्ड, आप मेन स्क्रीन में थे, यहां से आपके पास 3 ऑप्शन है, कस्टमर ऑर्डर पर जाएं, प्रोडक्ट पर जाएं या रिपोर्ट्स पर जाएं, ठीक है। आपने कस्टमर ऑर्डर क्लिक किया तो आपके पास 4 सब ऑप्शंस आई। आप न्यू कस्टमर को ऐड या डिलीट करें या अपडेट करें, आप न्यू इनवॉइस ऐड या अपडेट करें, आप ऑर्डर को प्रीव्यू करें अब या आप रिफ्रेश डाटा करें और या वापस इस मेन मेन्यू पर चले जाएं। सो ये कस्टमर ऑर्डर है। सो जो काम
आप रहकर कर सकते हैं, वो सारे आपने डिफाइन किया है। इसी तरह प्रोडक्ट की अगर बात करें, सो प्रोडक्ट आपने न्यू प्रोडक्ट ऐड की। अब यहां पे अगर हम पिछली एग्जांपल की बात करें, सो यहां पे हमने सेल्स की जब हमने बात की, सो हमने प्रोडक्ट की भी बात की, प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी थी, ट्रैक प्रोडक्ट की बात की। सो ये सारी डिटेल्स यहां पर आएंगी। सो ऐड प्रोडक्ट, अपडेट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, रिफ्रेश डाटा, एडिट स्टोरेज लोकेशंस, और मेन मेन्यू में यहां से भी आप जा सकते हैं। इसी तरह रिपोर्ट्स की बात करें, अब हमारा पाइन वैली फर्नीचर के लिए एक नया इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाने का मकसद यही था कि उसमें हमें मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स चाहिए थी। मुख्तलिफ किस्म जो डाटा हमारे पास सेव्ड है, उस सेव्ड डाटा से मुख्तलिफ किस्म की हम रिपोर्ट्स जनरेट कराना चाह रहे थे, ताकि हम अपनी सेल्स को बढ़ाएं, और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होंगी? आप मुख्तलिफ किस्म की रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंथली रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप रिपोर्ट्स को प्रिंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप किसी प्रोडक्ट की अगर आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, मंथली रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, या एनुअल रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, डेली रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, ये सारे काम आप कर सकते हैं। मंथली रिपोर्ट में ऑर्डर की समरी देखी, क्वार्टरली रिपोर्ट में भी ऑर्डर समरी देखी, किस रीजन से कितने ऑर्डर आए, इसी तरह कस्टमर के ऑर्डर की क्या प्रोग्रेस है, सेल्स की क्या प्रोग्रेस है, ये सारी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। एनुअल रिपोर्ट्स में भी कुछ चीजें हैं जिनको आप एनुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। सो अब जाहिर है एनुअल रिपोर्ट अगर आप जनरेट करना चाह रहे हैं तो आपको 12 मंथ्स का डाटा चाहिए। अगर आप मंथली रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं तो लास्ट 30-31 डेज का आपको डाटा चाहिए। सो इन सारी ऑप्शंस के तहत आप रिपोर्ट्स बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम मजीद बात करें, सो हमारे पास सेल्स प्रोजेक्शन भी है, हमारे पास टेंटेटिव सेल्स भी हैं, प्रोडक्ट लाइन के गोल्स भी हैं, और हमारे पास सर्वेस भी हैं। सो ये मजीद काम है जो कि इस सिस्टम में रहकर किए जा सकते हैं। सो कहने का मतलब यह है कि जब आपकी रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन हो गई, तो तब आपने एक विजुअलाइज किया, इमेजिन किया, और जब आपने फंक्शनल डिकम्पोजिशन की तो वहां से भी आपको कुछ चीजें पता चली, एंड बेस्ड ऑन दैट आपको चीजें ज्यादा क्लियर होती जा रही हैं कि ओके ये सिस्टम कैसे काम करेगा, कौन सी एक्टिविटी किस डिपार्टमेंट के अंदर आ रही है या किस मेन्यू के अंदर आ रही है। इसके बाद करंट सिस्टम कैसे चल रहा है, चूंकि करंट सिस्टम भी ऑलरेडी एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। तो करंट सिस्टम को जितना अच्छे तरीके से आप समझेंगे उतने अच्छे तरीके से आप नए सिस्टम को बना सकेंगे, क्योंकि जो लिमिटेशंस यहां पर हैं, जो फंक्शनैलिटी और फीचर्स यहां पे परफॉर्म नहीं हो रहे, वो आप वहां पे ऐड करना चाहते हैं। सो आप करंट सिस्टम को समझें, इसकी लिमिटेशंस को समझें। सो बेस्ड ऑन द इंटरव्यूज विच यू कंडक्टेड एंड बेस्ड ऑन द नॉलेज विच यू हैव लर्न ड्यूरिंग द एनालिसिस फेज, अब आपने एग्जिस्टिंग सिस्टम की या करंट सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाई है। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम सिर्फ प्लानिंग की बात करें, सो इन जो करंट सिस्टम है वो सिर्फ प्लानिंग के लिए यूज हो रहा है। सो प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ये लेवल 0 पर है। यहां पे मैन्युफैक्चरिंग भी है, सेल्स भी है, प्रोडक्ट्स भी है, फर्नीचर इंडस्ट्री एसोसिएशन भी है, डेटाबेस भी है, और इस तरह बाकी चीजें भी हैं। सो ओवरऑल हमने पता चला कि ये सिस्टम, ये जो पाइन वैली फर्नीचर का जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है जिसका नाम मार्केटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम है फॉर पाइन वैली फर्नीचर, ये सेल्स में भी डील कर रहा है, प्रोडक्ट्स में भी डील कर रहा है, इसी तरह जो है ये मैन्युफैक्चरिंग में भी डील कर रहा है, इसी तरह फर्नीचर इंडस्ट्री एसोसिएशन है, उनके साथ भी इनका लाइजॉन है या उनके साथ भी ये कनेक्टेड है, इसकी अगेन डेटाबेस भी है, ठीक है। सो आपकी जो सेल्स हैं वो क्वार्टरली भी हो सकती हैं, वो टेंटेटिव भी हो सकती हैं, ये सारी चीजें हमने ड्रॉ की और इसके फ्लो से हमें पता चल रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए कहां पे रिक्वेस्ट जा रही है और कहां से रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। इसी तरह सेल्स की रिक्वेस्ट कहां पे जा रही है, प्रोडक्ट्स की रिक्वेस्ट जो है वो कहां पे जा रही है, कहां से सेल्स की रिक्वेस्ट आ रही है। अब अगर इस सेल में और इस सेल में डिफरेंस देखें, सो इस सिस्टम से सेल्स की रिक्वेस्ट कुछ आउट हो रही हैं और कहीं पे इस सिस्टम में सेल्स की रिक्वेस्ट इन हो रही है। सो जाहिर है आपको कहीं से चीजें सिस्टम में इनपुट भी हो रही है और कहीं पे आपको चीजें जो है वो सिस्टम आउटपुट के तौर पर भी प्रोड्यूस कर रहा है। सो हमने करंट सिस्टम की जो है वो कॉन्टेक्स्ट लेवल, ओवरऑल ये सिस्टम क्या परफॉर्म कर रहा है वो हमने देख लिया। सो हमने कॉन्टेक्स्ट लेवल ऑफ द करंट सिस्टम, इससे भी सिस्टम को अच्छे तरीके से डिटरमिन किया। बैक पे जो सिस्टम
मैन्यू ट्री था उसको भी हमने डिटरमिन किया, ठीक है। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम का भी आप देख सकते हैं कि कैसे चीजें चल रही हैं, और इससे पहले जो हमने फंक्शनल डिकम्पोजिशन की वहां से भी हमें पता चला। सो 3 मुख्तलिफ चीजों से हमें एग्जिस्टिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है वो पता चला। डीएफडी की अगर बात करें तो हम करंट सिस्टम की लेवल 0 डीएफडी भी बना सकते हैं। लेवल 0 में हमने क्या किया, जो एक्टिविटी नंबर 1 है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग प्लान, ये फर्दर कैसे डिवाइडेड है, ये कहां कहां पे डील कर रही है, प्रोडक्ट्स में कैसे चीजें इनपुट हो रही हैं, प्रोडक्ट से कैसे चीजें जो है वो आउटपुट हो रही हैं, एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी कैसी है, डेटा फ्लो क्या है, ये सारे का सारा हमने पाइन वैली फर्नीचर के लिए ड्रॉ कर लिया। सो जो भी नॉलेज हमने डीएफडी को बनाने के लिए लर्न किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में, उस नॉलेज को यूज करते हुए आप किसी भी नए सिस्टम के लिए डीएफडी बना सकते हैं। नए सिस्टम की भी डीएफडी बना सकते हैं, और पुराने सिस्टम को बेहतर तौर पर समझने के लिए आप किसी एग्जिस्टिंग सिस्टम की भी जो करंट सिस्टम है उसकी भी डीएफडी बना सकते हैं। सो इस एग्जांपल में हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम की डीएफडी देख ली। इसके अलावा करंट सिस्टम की हम डाटा डिक्शनरी की बात करते हैं। हम जानते हैं कि डाटा डिक्शनरी में डाटा कहां से ओरिजिनेट हो रहा है, डाटा कहां पे सेव होगा, और डाटा का फ्लो क्या है, ये सारी चीजें डाटा डिक्शनरी में मौजूद होती हैं। सो पहले हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम या करंटली जो वहां पे सिस्टम एक कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम चल रहा है उसकी हमने डाटा डिक्शनरी को एक्सप्लोर किया। यहां पे सोर्स और सिंक्स की बात करें, सो डाटाबेस में डाटा सिंक हो रहा है, सेव हो रहा है, और इस डेटाबेस में अगर डिस्क्रिप्शन देखी जाए तो कंटेन्स इंफॉर्मेशन कंसर्निंग वेरियस डाटा, मुख्तलिफ किस्म का डाटा है, सेल्स का भी डाटा है, मार्केटिंग का भी डाटा है, एम्प्लॉयज का भी डाटा है, ईयरली रिपोर्ट भी हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट भी हैं, ये सारी यहां पर हैं। सेल्स की बात करें सो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑन सेल्स स्टाफ, अगर यहां पे मजीद सेल्स के टेबल की बात करें, ठीक है, डेटाबेस में तो हर किस्म का इंफॉर्मेशन होगी। सेल्स की बात करें, सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेल्स स्टाफ की इंफॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट्स में जो पाइन वैली फर्नीचर डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती है उसकी इंफॉर्मेशन होगी, फर्नीचर इंडस्ट्री एसोसिएशन, ठीक है, फर्नीचर इंडस्ट्री एसोसिएशन को हमने पहले भी देखा कि आप उस एसोसिएशन के साथ क्यों कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपको उनके साथ कनेक्ट रहकर कोई इंडस्ट्री में क्या चीजें चल रही हैं, बाकी फर्नीचर कंपनीज क्या चल रही हैं, क्या कर रही हैं, किस चीज के क्या रेट्स हैं, इनको आपस में कोऑर्डिनेट कराने के लिए आप इस फर्नीचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी कनेक्टेड है। सो यहां से भी ये आपकी सेल्स का डेटा जो है वो ले सकते हैं और अदर इंडस्ट्री रिपोर्ट्स के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में रिसीव्स प्रोडक्ट लाइन सेल्स गोल्स रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, और फाइनेंस की अगर बात करें सो रिसीव प्रोडक्ट लाइन सेल्स गोल्स रिपोर्ट, यहाँ पे भी जो आपकी प्रोडक्ट लाइंस हैं उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं, कितनी आपने प्रोडक्ट सेल आउट किया है, कितना आपने टारगेट को मीट किया है, ये सारी रिपोर्ट्स यहां पे अवेलेबल हैं। तो ये तो हमारे वो सोर्सेज थे या सिंक थे जहां से या डेटा आ रहा है या जहां पे डेटा जा रहा है। अब अगर हम डेटा फ्लो की बात करें, एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी तक डाटा कब फ्लो करेगा, ये कौन से फ्लोज हैं। सो इस केस में हमारे पास यहां पे अगर पिछली स्लाइड में भी देखा जाए तो मुख्तलिफ किस्म के डाटा फ्लोज हैं, मुख्तलिफ किस्म की एंटिटीज हैं। सो प्रोडक्ट लाइन एंड इंडिविजुअल सेल्स की अगर हम बात करें, सो यहां पे इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट लाइन और इंडिविजुअल सेल्स की अगर बात करें, लेट्स से प्रोडक्ट लाइन और इंडिविजुअल सेल की अगर हम बात करें तो यहां पर दिस कंटेन्स द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय द मार्केटिंग टू जनरेट प्रोडक्ट लाइन सेल्स गोल्स रिपोर्ट। ठीक है, मार्केटिंग के लोग जो है वो ये इंफॉर्मेशन वहां से इसलिए एक्सेस कर रहे हैं कि इन्होंने अपने गोल्स की रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करनी है। इसी तरह ये जो रिपोर्ट हम बात कर रहे हैं प्रोडक्ट लाइन सेल्स गोल रिपोर्ट, ये कौन यूज कर रहा है। सो दिस रिपोर्ट शोज सेल्स गोल्स फॉर ईच क्वार्टर ऑफ द अपकमिंग ईयर, मतलब आपने आइंदा ये जो करंट साल चल रहा है इसमें आपने क्या गोल रखे हैं, कितनी सेल्स आप करना चाह रहे हैं। लेट्स से टेबल आप अगले एक साल में आप जो है वो 1000 टेबल सेल आउट करना चाह रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि फर्स्ट क्वार्टर में आपको 250 टेबल्स सेल आउट करनी होंगी, सेकेंड क्वार्टर में अनदर 250 विच विल मेक हाफ ऑफ द टेबल्स टू बी सोल्ड। सो आपने गोल्स जो है वो सेट कर लिए हैं। और इसी तरह बाकी भी जो इंफॉर्मेशन है, सेल्स पर्सन एनुअल समरी, टेंटेटिव क्वार्टरली सेल्स गोल, एक्चुअल क्वार्टरली क्वार्टर रिपोर्ट,
ये सारी इंफॉर्मेशन आपको करंट सिस्टम के बारे में डाटा डिक्शनरी से पता चली। याद रखिए कि ये सिर्फ करंट सिस्टम की, दिस इज नॉट दी ओनली डाटा डिक्शनरी, और ये सिर्फ चंद डाटा फ्लोज यहां पे एग्जांपल के तौर पर आपको मेंशन किए गए हैं। अगर आप लेवल 0 की डीएफडी को देखो, सो देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लोज। सो आप अपनी डाटा डिक्शनरी में इन सारे फ्लोज को मेंशन करते हैं। हर लेबल्ड एरो, जितने भी एरोज आपको नजर आ रहे हैं, जितनी भी लाइंस आपको नजर आ रही हैं, ये डाटा फ्लो को रिप्रेजेंट करिए। सो आप अपनी डाटा डिक्शनरी में, चाहे वो करंट सिस्टम की हो या चाहे वो न्यू सिस्टम की हो, इन सारे डाटा फ्लोज को डिस्कस करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, इनका जिक्र करते हैं। आइए अब हम नए सिस्टम के फर्दर डिजाइन की तरफ चलते हैं। लॉजिकल मॉडलिंग हम करते हैं। हमने एग्जिस्टिंग सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी देख ली, अब हम नए सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी बनाते हैं और हम देखते हैं कि क्या वो चीजें हैं जिनको मजीद यहां पे ऐड किया जा सकता है। कुछ चीजें यहां पे रिपीट होंगी, कुछ नई चीजें यहां पर आएंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ये ओवरऑल हमारे पास मार्केटिंग प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर द न्यू सिस्टम है। सेल्स की अगर बात करें, सो सेल्स का डिपार्टमेंट या सेल्स से कुछ वैल्यूज, कुछ रिपोर्ट्स, कुछ डाटा इस सिस्टम को फीड हो रहा है। कुछ डाटा ये आउटपुट के तौर पर प्रोड्यूस कर रहा है फॉर सेल्स रिपोर्ट। क्वार्टरली कितनी सेल्स हुई, किसी एक सेल पर्सन ने एक साल में कितनी सेल की, किसी एक रीजन से कितनी सेल हुई, ठीक है। और एनुअल कस्टमर डॉलर सेल्स प्रोजेक्शन रिपोर्ट, ओवरऑल कितने $1,000 या कितने $100 का जो है वो सेल्स हुई डॉलर्स में, वो भी आपने मेंशन की। इसी तरह कस्टमर की अगर बात की जाए तो ये सिस्टम कस्टमर को इनवॉइस कर रहा है, ठीक है। ये इनवॉइस कस्टमर को भी जा रही है और ये इनवॉइस अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी जा रही है। इसी तरह मैनेजमेंट की अगर बात करें तो मैनेजमेंट में मजीद चीजें हैं, जैसे कि मजीद डिटेल्स यहां पे लिखी है। टोटल सेल्स रिपोर्ट है, प्रोडक्ट लाइन प्रोग्रेस रिपोर्ट है, जीरो सेल्स रिपोर्ट है, एंड ऑल अदर डिटेल्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। एक और जो हमारे पास है वो है फर्नीचर इंडस्ट्री एसोसिएशन। अब यहां पे आप इनको कुछ डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं और यहां से आपको कुछ डेटा आपके सिस्टम में प्रोवाइड हो रहा है। सो इस फर्नीचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ आप कुछ आप इनसे कुछ डाटा इन भी ले रहे हैं और इनको आप कुछ डाटा आउट भी करके दे रहे हैं। जो डाटा आप इनको आउट करके दे रहे हैं वो एनुअल रिपोर्ट्स हैं, और जो आप इनसे ले रहे हैं वो करंटली मार्केट में क्या चल रहा है वो करंटली सेल्स रिपोर्ट है। इसी तरह अगर हम प्रीवियस लेवल प्रीवियस जो सिस्टम है या जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसकी अगर हम कॉन्टेक्स्ट डीएफडी की बात करें और यहां पे अगर हम इसको यहां पे कंपेयर करें, सो यहां पे वेब का कोई जिक्र नहीं है, ठीक है। और ये एक मेजर इशू था, मेजर लिमिटेशन थी इस एग्जिस्टिंग सिस्टम की। तो हमने नए सिस्टम की डीएफडी में वेब कंसल्टेशन या वेब कंसल्टेंट को जरूर ऐड किया है, ताकि कस्टमर जो है वो इस वेब इंटरफेस को यूज करते हुए अपने ऑर्डर्स को भी प्लेस कर सके। अगर कस्टमर ने कुछ डाटा को सर्वे करना है वो भी इंसर्ट कर सके, वो डिलीट कर सके, वो ऐड कर सके, ऑर्डर्स प्लेस कर सके, ऑर्डर्स को रिव्यू कर सके। ये सारा हमने किया और यही हम देख रहे हैं कि इस वेब इंटरफेस से ढेर सारा डाटा जो है वो सिस्टम में फीड हो रहा है। प्लस आप अपनी कंपनी का लेट्स से कुछ कैटलॉग्स अगर अपडेट करनी है, सो बजाय इसके कि आप प्रिंट फॉर्म में वो अपडेट करें, हार्डवेयर प्रिंट्स हो, हार्ड प्रिंट्स हो, आप उसको अपनी वेबसाइट पर अपडेट करने हैं। सो रिकॉल करें जब हमने कहा कि पाइन वैली फर्नीचर की सेल्स को बढ़ाने का एक मकसद ये भी था कि इंस्टेंट के जो काम मैनुअल हो रहे हैं और कस्टमर आपको मैनुअल ऑर्डर भेज रहा है और वो आप उसको वापस मैनुअल इनवॉइस कर रहे हैं, अब आपकी कैटलॉग वेबसाइट पर मौजूद है। कस्टमर वहीं पे डिटेल्स देखेगा, आइटम पसंद करेगा, आइटम्स को सेलेक्ट करेगा और अपना ऑर्डर प्लेस करेगा। उसी इंटरनेट के थ्रू आप उसको इनवॉइस कर देंगे, चाहे वो एक ईमेल अटैचमेंट के थ्रू हो या जो है वो ये सिस्टम इटसेल्फ आपको इनवॉइस प्रोड्यूस करके देता है। सो ये वो नई चीज है जो कि हमने इसमें ऐड की है, विच वाज द कोर रिक्वायरमेंट, वन ऑफ द कोर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द न्यूली डेवलप्ड सिस्टम। इसी तरह अगर हम प्रोपोज्ड सिस्टम की लेवल 0 डीएफडी की बात करें, सो जो काम वहां पे हो रहे थे मजीद हमने उनको रिफाइन किया। अगर हम देखते हैं कहीं पे डाटा, कहीं से जो प्रोडक्ट लाइन का जो स्टोर है वहां से आपको डाटा इन हो रहा है और आपने मैनेजमेंट के लिए रिपोर्ट जो है वो
आउट प्रोड्यूस की हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी देखा कि मैनेजमेंट को कुछ रिपोर्ट्स चाहिए होंगी, ठीक है। सो मैनेजमेंट को कहाँ से आपने रिपोर्ट देनी है, मजीद इसको अगर हमने देखा, सो मैनेजमेंट को रिपोर्ट जो है वो प्रोडक्ट लाइन डाटा जो सोर्स है, जो डेटाबेस बनी हुई है या जो टेबल बना हुआ है, वहां से आप ले रहे हैं और ये सिस्टम उसको मजीद इस पे प्रोसेसिंग करके ये रिपोर्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह सेल्स की रिपोर्ट्स हैं, वो समरी रिपोर्ट भी हो सकती है, वो क्वार्टरली रिपोर्ट भी हो सकती है, वो एनुअल रिपोर्ट भी हो सकती है। सो ये सारा का सारा डाटा जो है वो बाकी टेबल्स से भी उठा सकता है और ओवरऑल किसी एक टेबल से भी उठाया जा सकता है। इसी तरह ऑर्डर स्टोर, अब ये वाले जो सिंबल है ये आप देख सकते हैं कि ये स्टोरेज को शो करता है, ये सिंक को शो कर रहा है। सो यहां से चीजें जो है वो ओरिजिनेट हो रही हैं और मैनेजमेंट पे जो आपका मैनेजर बैठा हुआ है जिसका काम था रिपोर्ट्स जनरेट करना, जो कि डिफरेंट रिपोर्ट्स को देखकर मजीद डिसीजन ले सकता था, उसके लिए ये काम आसान करने के लिए आपने मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रोड्यूस की हैं। सो कहने का मतलब ये है कि इस एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करते हुए, उसकी लिमिटेशंस को आइडेंटिफाई करते हुए हमने नए सिस्टम को देखा। नए सिस्टम की हमने कॉन्टेक्स्ट लेवल डीएफडी भी बनाई, उसमें जो मजीद नए फीचर्स हमने इनकॉर्पोरेट किए हैं वो भी दिखाए, प्लस उसके बाद हमने लेवल 0 जो मजीद डिटेल्ड डायग्राम है उसको भी हमने बनाया और उसको भी हमने मजीद देखा। प्रोपोज सिस्टम की अगर डाटा डिक्शनरी की बात करें, सो यहां पे भी डाटाबेस है जो कि वेरियस प्रोडक्ट्स एंड सेल्स डाटा होगा। सेल्स के टेबल में सेल्स का इंफॉर्मेशन, सेल्स के स्टाफ की इंफॉर्मेशन होगी, मार्केटिंग पर्सन जो है परफॉर्म्स, डाटाबेस मंथली अपडेट्स ऑन प्रोडक्ट। सो मुख्तलिफ हमारे पास सोर्सेज और सिंक्स हैं और उनकी डिस्क्रिप्शन लिखी गई है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे पिछली डायग्राम में और यहाँ पे देखें, मुख्तलिफ किस्म के डाटा फ्लोज हैं। इस सिस्टम से यहाँ पे डाटा फ्लो कर रहा है, इस सिस्टम से इसमें डाटा इन भी हो रहा है और इसमें डाटा आउट भी हो रहा है। ये सारी डिटेल्स डाटा डिक्शनरी में मेंशन्ड है। सो प्रोडक्ट लाइन सेल्स गोल डाटा, this is the data which is going to be used by the prepared by the product line sales goals report, ठीक है। और अगेन जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि यहाँ पे आपको ढेर सारे ये डाटा फ्लोज नजर आ रहे हैं, हर लेबल्ड एरो एक डाटा फ्लो है। सो आपने सारे अपनी डाटा डिक्शनरी में हर डाटा फ्लो को नोट डाउन करना है, हर डाटा फ्लो का आपने यहाँ पे जिक्र करना है। इसके बाद आइए अपने प्रोपोज सिस्टम की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं। सो हमने डिफरेंट एंटिटीज आइडेंटिफाई करनी। जो मेन एंटिटीज हमने आइडेंटिफाई की वो कस्टमर था, वो ऑर्डर था, इसी तरह वो प्रोडक्ट थी, वो सेल्स पर्सन था, बाकी सेल्स के लोग थे। कुछ और एंटिटीज जो हमारे पास हैं वो सेल्स प्रोडक्शन है, कुछ एसोसिएटिव एंटिटीज हैं जैसे कि आपकी इंडस्ट्री सेल है, इसी तरह रीजन है, इसी तरह शिपमेंट है, प्रोडक्ट लाइन गोल्स हैं, टेंटेटिव है, कोटा है, कस्टमर सर्वे है। ये मुख्तलिफ एंटिटीज हमने आइडेंटिफाई की। हर एंटिटी दूसरी एंटिटी के साथ जो है वो कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बना रही है। अब जिस तरह मैं सारी डिटेल आपके सामने रखता हूँ, आप इसको डिटेल में देख सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के तौर पर दो चीजें कर रहा हूँ। एक है कस्टमर का ऑर्डर के साथ रिलेशन, एंड दैट इज कस्टमर सबमिट्स एन ऑर्डर। कस्टमर ने एक ऑर्डर प्लेस किया है, ठीक है। सो कस्टमर सबमिट्स एन ऑर्डर, कस्टमर ऑर्डर जो है वो सबमिट कर सकता है, प्लेस कर सकता है, एक ये रिलेशन है। और दूसरी एंटिटी है दैट इज कस्टमर सर्वे। सो कस्टमर अपना सर्वे कंडक्ट भी कर सकता है। सो ये दूसरी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप है। कस्टमर एंटिटी की अगर बात करें तो यहां पे इस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर नेम होगा, कस्टमर नंबर है जो उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, इसी तरह उसका एड्रेस है, सिटी, जिप कोड, कस्टमर का फोन नंबर है और अगर कोई फैक्स नंबर है तो वो भी। अगर ऑर्डर की हम बात करें तो ऑर्डर की एंटिटी के साथ जो एट्रीब्यूट्स हैं वो ऑर्डर डेट है और ऑर्डर की क्वांटिटी है। इसी तरह अगर हम कस्टमर सर्वे की बात करें तो कस्टमर सर्वे को भी एक एंटिटी के तौर पर लिया गया है और सर्वे नंबर है और सर्वे डेट, किस डेट को ये सर्वे किया गया। सो आप देख सकते हैं कि कस्टमर ऑर्डर के साथ ये रिलेशनशिप बना रहा है कि ये सबमिट करता है। इसी तरह वो कॉन्सेप्ट रिकॉल करें जो कि हमने ईआरटी में पढ़े थे, ऑप्शनल या मैंडेटरी रिलेशन और 1-to-1 का रिलेशन है या 1-to-many का रिलेशन है। सो एक कस्टमर ऑर्डर कर सकता है। अब आप मुझे बताएं कि एक कस्टमर एक ऑर्डर करेगा या वो कई ऑर्डर्स भी कर सकता है।
सो कस्टमर एक ऑर्डर भी कर सकता है और कई ऑर्डर्स भी कर सकता है। सो इफ कस्टमर कैन सबमिट मैनी ऑर्डर, सो हमने यहाँ पे वो जो 3 वाला निशान है, जो 3 लेग्स हैं, उसके थ्रू हमने मैनी वाले रिलेशन को हमने शो किया। सो 1 to मैनी का रिलेशनशिप हो गया। और इसी तरह अगर हम ये देखें कि कस्टमर का ऑर्डर करना ये ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। सो कस्टमर का ऑर्डर करना ये ऑप्शनल है। हो सकता है वो कस्टमर सिर्फ विजिट कर रहा है और उसने ऑर्डर को उसने सिर्फ व्यू किया है और वो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना चाह रहा। सो ऑप्शनल को हमने 0 से रिप्रेजेंट किया। सो ये तो रिलेशनशिप था कस्टमर की साइड से ऑर्डर की साइड पर। अब इसी तरह अगर हम ऑर्डर की साइड से कस्टमर का रिलेशनशिप देखें, सो अगर एक ऑर्डर है तो उसके कई कस्टमर्स नहीं होंगे, वो ऑर्डर एक कस्टमर नहीं दिया होगा, इसलिए यहां पे 1 का रिलेशन है। और अगर वो ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है, सो जरूर उसका कोई कस्टमर होगा। ऑप्शनल नहीं है कि एक ऑर्डर प्लेस था लेकिन हो सकता है उसका ऑर्डर हो, उसका कोई कस्टमर हो या हो सकता ना हो। सो यहां पे आप देखें तो ऑप्शनल और मैनी का रिलेशनशिप है, और यहां पे अगर आप इस एंड पे देखें सो 1 to 1 का रिलेशनशिप है और मैंडेटरी है, जरूरी होगा। इसी तरह ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम पाइन वैली फर्नीचर के सिस्टम को ओवरऑल रिप्रेजेंट कर रही है। हमने ऑल पॉसिबल एंटिटीज आइडेंटिफाई की, चंद के मैंने नाम आपको यहां पे लिए हैं, कस्टमर, ऑर्डर, प्रोडक्ट लाइन, शिपमेंट, इसी तरह टेंटेटिव, इसी तरह जो है वो सेल्स पर्सन, ये सारे, इसी तरह कुछ आपकी एसोसिएटिव एंटिटीज भी हैं जो कि कंडीशन भी है। फिर हर एंटिटी के साथ उसके एट्रीब्यूट्स, ये सारे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किए हैं। और इसी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को आप एक डेटाबेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसकी कन्वर्जन का क्या तरीका था वो भी हमने देखा था। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसके मेटा डाटा की अगर आप बात करें, सो अगर हम बात करते हैं कस्टमर की, सो कस्टमर में कस्टमर नेम है, कस्टमर नंबर है, उसका एड्रेस है, उसका फोन और उसका फैक्स है। अब अगर इसकी बात करें, सो कस्टमर नंबर फील्ड टाइप हमने बताई इंटीजर है और उसका साइज जो है वो 2 है, और हमने बताया कि ये प्राइमरी की है। इसने कस्टमर का बिजनेस नेम बात करें, हो सकता है जिस कस्टमर की आप बात करें वो इटसेल्फ कोई और कंपनी हो, ठीक है, जो कि उस पाइन वैली फर्नीचर से बिजनेस ऑर्डर कर रही है। सो उसका नेम क्या है, टेक्स्ट, उसकी टाइप टेक्स्ट है, उसकी लेंथ हमने 20 रखी है, और हमने यहां पे डिस्क्रिप्शन में देखा कि अल्फा न्यूमेरिक है। सो हर एंटिटी की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में जितनी भी एंटिटीज आपने आइडेंटिफाई की हैं, सबको आप मेटा डाटा में एक्सप्लेन करते हैं, उनके नेम, उनकी डेटा टाइप, उनका साइज और अगर कोई फर्दर डिस्क्रिप्शन है। सो यहां पे इस एग्जांपल में, इस मेटा डाटा में हमने 3 एंटिटीज को, एग्रीगेट, एनुअल सी क्लास और कस्टमर, इन 3 एंटिटीज को एक्सप्लेन किया है। आपकी यहां पे कस्टमर और ऐसी बाकी ढेर सारी एंटिटीज हैं। सो इन सब की डिटेल्स इस मेटा डाटा में आएगी। हर एंटिटी के एट्रीब्यूट्स, हर एंटिटी की इंटीजर टाइप या डाटा टाइप, उसका साइज और उसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। सारे पॉसिबल जितने भी अवेलेबल, जितने भी एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड एंटिटीज हैं, उन सब की डिटेल यहां पर आएगी। दूसरा, आपने इस चीज को भी जहन में रखना है कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में आपने एंटिटीज आइडेंटिफाई की हैं और जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ये एंटिटी और एट्रीब्यूट्स स्ट्रेट अवे टेबल बन जाता है। जो 2 एंटिटीज आपस में रिलेशनशिप बना रही हैं, वो रिलेशनशिप भी टेबल्स के दरमियान रहता है। और द वे यू हैव 1 to 1 रिलेशनशिप और 1 to many रिलेशनशिप, यहां पे भी वो 1 to 1 और 1 to many के रिलेशनशिप आप अपने जब आप डेटाबेस डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें अवेलेबल होते हैं। ये हमारी फिजिकल डीएफडी, जिसमें हमने कुछ मजीद डिटेल देखी हैं, कहां से डाटा जो है वो सोर्स है, कहां पे डाटा जो है वो सिंक हो रहा है। ये सारे लेबल्ड एरोज हमारे डाटा फ्लो को बता रहे हैं, ये बिजनेस प्रोसेसेस को बता रहे हैं, ये उन ऑब्जेक्ट्स को बता रहे हैं। सो दिस इज मोर डिटेल अबाउट द सिस्टम विच वी आर डेवलपिंग फॉर द पाइन वैली फर्नीचर। डेटाबेस आर्किटेक्चर की अगर बात करें, सो जितनी भी एंटिटीज वहां पे स्पेसिफाइड थी, वो एंटिटीज यहां पे स्ट्रेट अवे टेबल्स बन जाएंगी। कस्टमर था तो कस्टमर का जो है वो एक टेबल बन गया।
अगर ऑर्डर था तो ऑर्डर का एक टेबल बन गया, अगर सर्वे था तो सर्वे का एक टेबल बन गया, अगर टेंटेटिव था तो उसका एक टेबल बन गया, अगर हमारे पास प्रोडक्ट लाइन जो है वो एक एंटिटी थी तो उसको भी हमने बना दिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे सेवरल डिफरेंट टेबल्स बन रहे हैं। न सिर्फ हमने टेबल आइडेंटिफाई कर लिए बल्कि जो उनकी प्राइमरी कीज हैं उनको भी स्पेसिफाई कर दिया, और इसके अलावा जो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कि एक टेबल दूसरे टेबल के साथ क्या रिलेशनशिप बता रहा है वो भी हमने मेंशन कर दिया। 1 to 1 का रिलेशनशिप है, 1 to many का रिलेशनशिप है, ये भी हमने स्पेसिफाई कर दिया। सो अवर ईयर डायग्राम इज स्ट्रेट अवे ट्रांसलेटेड और ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द डेटाबेस, और यही हमारी डेटाबेस है जो हम एक्चुअली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और स्पाइन वैली फर्नीचर का एक्चुअल डाटा नेक्स्ट फेज में हम इसमें इंसर्ट करना शुरू कर देंगे। लेकिन डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने से पहले आपने फ्रंट एंड डिजाइन किया है, आपने उसके लिए फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डिजाइन किए हैं। सो जिस तरह हम स्विच बोर्ड की बात करें तो यहां पे भी हमारे पास ये मेन मेन्यू है। इस पाइन वैली फर्नीचर के इस मेन मेन्यू में रहते हुए आप कई ऑप्शंस पर जा सकते हैं। आप कस्टमर के फॉर्म पर भी जा सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म पर भी जा सकते हैं, आप इनवॉइस भी कर सकते हैं, आप सर्वे इनपुट फॉर्म भी जा सकते हैं, और ये मजीद ऑप्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं। सो जो स्विच बोर्ड हमने बनाया था, जो स्विच बोर्ड हमने प्लान किया था, वो स्विच बोर्ड एग्जैक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। वी हैड कस्टमर फॉर्म ओवर देयर, यहाँ पे भी कस्टमर फॉर्म है। वी हैड प्रोडक्ट रिलेटेड थिंग्स, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फॉर्म है। वी हैड रिपोर्ट्स देयर, सो यहाँ पे एक्चुअली इंटरफेस को हमने डिजाइन कर लिया है। और आप देखेंगे कि जो चीज़ें हमने इंटरफेस डिज़ाइन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखी थी, जैसे कि ग्राफिकल होना चाहिए, जैसे कि एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, जैसे कि इजी टू यूज़ होना चाहिए, नेविगेशन की उसमें ऑप्शन होनी चाहिए, उन सारी चीज़ों को जहन में रखते हुए हमने पाइन वैली फर्नीचर के लिए एक फ्रंट एंड डिज़ाइन कर लिया है। यहाँ पे रहकर एंड यूज़र किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक कर वहां पे जा सकता है। जैसा कि हमने लिखा हुआ है कि ये स्विच बोर्ड है, मींस यू कैन स्विच बिटवीन डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस। जिस तरह हम जानते हैं कि पाइन वैली फर्नीचर का नया सिस्टम बनाने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि इनका ओल्ड सिस्टम कोई रिपोर्ट्स प्रोड्यूस करके नहीं दे रहा था। सो इस फीचर को एक्सप्लिसिटली हमने नए सिस्टम में इनकॉर्पोरेट किया है। अब हम रिपोर्ट्स बना सकते हैं, हम एनुअल रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, हम क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, और हम मंथली रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम प्रोडक्ट लाइन की रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं, सेल्स की भी रिपोर्ट बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बाय रीजन भी बना सकते हैं, कस्टमर सेल्स की समरी भी बना सकते हैं, टोटल साइट्स में कितनी सेल्स हुई हैं, ये सारी रिपोर्ट्स हम बना सकते हैं। सो ये हमारा रिपोर्ट का मेन्यू है। सो विच वॉज अवर मेन कंसर्न, विच वॉज अवर मेन रिक्वायरमेंट दैट वॉज अ मस्ट टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द न्यू सिस्टम। सो ये आपने रिपोर्ट्स मेन्यू का भी इंटरफेस देख लिया, और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक बैक का बटन या होम का बटन भी है जो कि आपको वापस मेन स्क्रीन में लेकर जाएगा। अब एक एनुअल रिपोर्ट की बात करें, लेट्स से ईयर 2000 में कस्टमर सेल्स रिपोर्ट की क्या समरी है। सो बाय रीजन देखें, सो मिडिल वेस्ट एंड मिड अटलांटिक के जो रीजन है वहां पे कस्टमर नेम या कस्टमर बिजनेस नेम और ये उनकी सेल्स जो है वो ये रिप्रेजेंट हो रही है। न्यू इंग्लैंड की अगर बात करें तो वहां पे इस अमाउंट की सेल्स हुई हैं। नॉर्थ वेस्ट एंड माउंटेन की अगर बात करें तो वहां पे इस अमाउंट की और इस कस्टमर्स ने जो है वो सेल्स की हैं। सो एबीसी ऑफिस ने जो है वो $36,000 की सेल्स की हैं, फ्रेड्स फर्नीचर ने जो है $35,000 की सेल्स की हैं, इसी तरह फर्नीचर वे हाउस ने $65,000 की सेल्स की हैं। सो हमने एक सैंपल रिपोर्ट भी जनरेट करके देखी कि कैसे हमारा डाटा जो है वो हो रहा है। सो वी स्टार्टेड विद द डेटाबेस डिजाइन विद द ईआरडी, फिर हमने डेटाबेस को डिजाइन की, फिर हमने उसमें एक्चुअली डाटा को डाला। अब उसके बाद हमने फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स डिजाइन किए, उसके बाद हम फॉर्म्स एंड रिपोर्ट से रेलेवेंट डाटा रिट्रीव करके देख रहे हैं कि जो रिक्वायरमेंट थी कस्टमर की कि रिपोर्ट्स देखना एनुअल, मंथली, क्वार्टरली, रिपोर्ट्स बाय रीजन, वो सारी प्रोड्यूस हो रही हैं, और एक सैंपल डाटा के तौर पर भी हमने इसको आउटपुट प्रोड्यूस करके देखी है। हमने ये भी डिस्कस किया कि जो नया सिस्टम डेवलप हुआ है वो आपको मुख्तलिफ ईयर्स के लिए भी रिपोर्ट प्रोड्यूस करके दे सकता है,
और वो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के लिए भी रिपोर्ट प्रोड्यूस करके दे सकता है। लेट से अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट आईडी क्या थी, प्रोडक्ट आईडी 8995 थी। फर्स्ट क्वार्टर में उसने इतनी सेल्स की हैं, सेकंड क्वार्टर में अगले 3 महीनों में उसने इतनी सेल्स की हैं, थर्ड क्वार्टर में उसने $40,000 की सेल्स की और फोर्थ क्वार्टर में उसने $20,000 की सेल्स की हैं। इसी तरह अगली प्रोडक्ट की बात करें और यहां पे हम रीजन्स की डिस्कस कर रहे हैं। सो रीजन जो है वो देखें तो इस रीजन में ये प्रोडक्ट इसने इतनी सेल्स की हैं, अगली प्रोडक्ट्स ने इतनी सेल्स की। सो सेल्स गोल्स रिपोर्ट जो है वो भी आप बना सकते हैं, वो आप देख सकते हैं। सो आपने न सिर्फ जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसकी बेस पर रिपोर्ट बना सकते हैं, बल्कि एग्जिस्टिंग डाटा को यूज करते हुए आप अपने जो अपकमिंग ईयर्स में जो सेल्स करना चाह रहे हैं, जो आपकी प्रोजेक्शन है, जो आपके टारगेट्स हैं, जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट बना सकते हैं। इस केस में हम देख रहे हैं कि आप जो सेल्स गोल्स जो आप अचीव करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने एक रिपोर्ट बनाई कि फर्स्ट क्वार्टर में आपने 23 या $25,000 का आप सेल्स करना चाह रहे हैं, अगले क्वार्टर में इतने का, और ओवरऑल आप इतने $1,000 की सेल्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। कस्टमर फॉर्म, जिस तरह एक इंटरनेट बेस्ड आर्किटेक्चर के थ्रू कस्टमर को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो अपने ऑर्डर्स को बजाय इसके कि पेपर के थ्रू भेजे, वो अब इंटरनेट पर रहकर अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकता है। सो कस्टमर ऑब्वियसली हम उस फॉर्म की अगर बात करें तो अगर तो वो न्यू कस्टमर है तो अपने आप को वो पहले रजिस्टर करेगा, अगर वो एग्जिस्टिंग कस्टमर है सो लॉग इन करेगा, एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसका बिजनेस नेम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, कौन सा ऑर्डर है और वो कितनी क्वांटिटी में ऑर्डर कर रहा है। लेट से क्वांटिटी है वो एक नंबर चाहिए और लेट से ये प्रोडक्ट कोड है E350, लेट से ये कोई किसी ऑफिस टेबल का ये कोड है, सो उसने ये 1 क्वांटिटी में ऑर्डर किया। फाइनेंशियल डेटा को देखें, सो टोटल परचेजेस जो है वो उसकी इतनी है, करंट क्रेडिट लिमिट जो है वो उसको $2,500 की दी गई है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस उसका कोई भी नहीं है, और उसको डिस्काउंट परसेंटेज की अगर बात की जाए सो वो ये डिस्काउंट परसेंटेज भी है। वो यहां से नए ऑर्डर्स भी प्लेस कर सकता है, किसी ऑर्डर को प्लेस नहीं करना चाह रहा, सिर्फ सेव करना चाह रहा है वो भी कर सकता है, किसी एग्जिस्टिंग ऑर्डर को डिलीट करना चाह रहा है वो भी कर सकता है, इनवॉइस को देख सकता है, इनवॉइस को व्यू कर सकता है, इनवॉइस को सेव कर सकता है। ये सारी ऑप्शंस कस्टमर के इंटरफेस पर दी गई हैं। सो आप देख सकते हैं कि कस्टमर कैसे लॉगिन करके कौन से डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। इसी तरह अगर हम प्रोडक्ट, हमारी एक एंटिटी थी, प्रोडक्ट से रिलेटेड क्या चीजें हो सकती हैं। अगर पाइन वैली फर्नीचर ने एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस की है, लेट्स से नई प्रोडक्ट है, वो कोई कैबिनेट है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट कोड क्या है, ठीक है, उसका प्रोडक्ट का कोड क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी फिनिशिंग किसने की है, या वो कब से शुरू की जा रही है और कब तक वो कंप्लीट हो जाएगी। ये सारी रिलेटेड चीजें हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड फॉर्म में आती हैं। इसमें आप देख सकते हैं अदर बटन्स बने हुए हैं, ऐड प्रोडक्ट, अनडू लास्ट, सेव रिकॉर्ड, रिफ्रेश डाटा, मेन मेन्यू में आप जा सकते हैं। ये सारी चीजें एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है कि ये एक प्रोडक्ट के फॉर्म पर डिस्प्ले की जा सकती है। ऑब्वियसली अगर आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट उससे डिफरेंट है तो ये जो आइटम्स यहाँ पे डिस्प्ले हैं उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। अगर आपने किसी कस्टमर को इनवॉइस करना है, ठीक है, इससे पहले तो ये हो रहा था कि जब कस्टमर का कोई मैनुअल फॉर्म आता था आप उसकी बेस पर ऑर्डर प्लेस करते थे और उसको फिर इनवॉइस भेजते थे, बिल आप उसको भेजते थे। अब ये चीजें ऑनलाइन हो रही हैं। अब कस्टमर आईडी आप निकालें, ठीक है, कस्टमर आईडी लेट से जो भी थी, या ऑर्डर आईडी निकालें, ठीक है, ऑर्डर आईडी के थ्रू भी आप इनवॉइस कर सकते हैं, कस्टमर आईडी के थ्रू भी आप इनवॉइस कर सकते हैं, ठीक है। और आपने बताया कि शिपमेंट डिटेल्स ये हैं कि प्रोडक्ट नंबर B381, शिपमेंट जो है वो इस डेट को की जाएगी या की जा चुकी है, और वो क्वांटिटी उसकी कितनी है, 5 यूनिट्स इस प्रोडक्ट के भेज दिए गए हैं। जिस डेट को ये इनवॉइस भेजी जा रही है, इनवॉइस का नंबर, ये सारी चीजें यहाँ पर शामिल हैं। तो इसको आप सेव डाटा भी कर सकते हैं, ये इनवॉइस सेव भी कर सकते हैं, जिसको लेटर ऑन कस्टमर अपने ही घर पे बैठ के या अपने ऑफिस में बैठ के इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकेगा इस इनवॉइस को। जिस तरह हमने बात की कि चूंकि पाइन वैली फर्नीचर की 3 डिफरेंट साइट्स हैं,
ठीक है, कंटाकी में है, इसी तरह ओहायो में है और इसी तरह किसी और लोकेशन पर है। सो इनको इंटरनेट के थ्रू आपने कनेक्ट करना है। पहले आपके पास डायल अप कनेक्शन था जो कि काफ़ी स्लो है, जिसकी वजह से आपकी ट्रांजैक्शंस के डिले आ रहे थे, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग इश्यूज आ रहे थे और लोडिंग के इश्यूज आ रहे थे। सो अब इसको यहाँ पे आपने जो भी नई टेक्नोलॉजी है जो करंटली अवेलेबल होगी उसको यूज करते हुए आप फास्ट इंटरनेट कनेक्शंस के थ्रू अपनी रिमोट साइट से कनेक्ट हो सकते हैं। यह सिस्टम अब बन चुका। आइए अब इम्प्लीमेंटेशन प्लान की बात करते हैं। अब नेक्स्ट फेज इज वी स्टार्टेड विद द एनालिसिस, देन वी कंप्लीटेड द डिजाइन। अब वो सिस्टम कोड हो चुका, प्रोग्राम हो चुका। नाउ वी वांट टू इम्प्लीमेंट द सिस्टम, वी वांट टू install the newly developed system in the actual premises of the Pine Valley Furniture। हमने पहले भी इस पर डिटेल में बात की थी कि ऐसा नहीं है कि आप बगैर बताए या बगैर इंफॉर्मेशन के आप जो है वो जाके इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दें, बल्कि ढेर सारी चीज़ें फॉर्मली प्लान की जाती हैं और एक्चुअल सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन से पहले आप मुख्तलिफ अदर थिंग्स हैं दैट यू नीड टू कंसिडर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इक्विपमेंट हाउसिंग, आप जो इक्विपमेंट लेकर आ रहे हैं या इस बिजनेस के लिए या इस पाइन वैली फर्नीचर के लिए, अगर आपने कोई नए सर्वर्स खरीदे हैं, नई नेटवर्किंग डिवाइस खरीदी हैं, सो उनको आपको एक प्रॉपर सर्वर रूम में रखना पड़ेगा। सर्वर रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए आपको एयर कंडीशन इंस्टॉल करने पड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप वो डिवाइसेस इंस्टॉल कर लें और वो रूम इतना हीटअप हो कि वो सारी डिवाइसेस जो हार्डवेयर है वो माल फंक्शनिंग शुरू कर दे। सो इसी तरह यू हैव टू मेंटेन द रूम सर्वर रूम टेम्परेचर, यू हैव टू कूल इट, यू हैव टू रिकॉर्ड द रूम टेम्परेचर। ठीक है, मतलब उसको रिकॉर्ड इस सेंस में करें कि अगर 28 डिग्रीज पे रखना है या 25 डिग्रीज पे रखना है या 20 डिग्रीज पे रखना है और इसको फिर आपने मेंटेन रखना है। इसी तरह हो सकता है सर्वर रूम जो आपने नया सर्वर रूम बनाया वहां पे कोई इलेक्ट्रिकल पावर वहां पे कोई मेन पावर सप्लाई लाइन फिलहाल ना हो, तो अपना एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से पहले और जो नया हार्डवेयर आप इंस्टॉल करें उससे पहले अगर कोई केबलिंग रिक्वायर्ड है, कोई पावर लाइंस बिछानी है, कोई पावर सॉकेट्स इंस्टॉल करनी है, यू विल मेक श्योर कि ये सारी चीजें पहले से हों। इसी तरह उस सर्वर रूम की या उस हार्डवेयर की फिजिकल एक्सेस को भी सिक्योर करेंगे, रिमोट एक्सेस को भी सिक्योर करेंगे। सिक्योरिटी के अगर कुछ कंसर्न्स हैं उनको भी आप देखेंगे। नई नेटवर्किंग डिवाइस खरीदी है या नई हार्डवेयर डिवाइसेस खरीदी हैं, चूंकि पाइन वैली फर्नीचर की एक लिमिटेशन ये थी कि वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे थे वो विंडोज 98 था जो कि काफी पुराना था। अब इनको नया ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करना था। लेट्स से नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए उनको नई मशीन्स भी खरीदनी पड़ी हैं या नई मशीन्स खरीद ली गई हैं। सो इस नई मशीन्स, नए कंप्यूटर्स को आपने इंस्टॉल करना है। सो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स में ये सारी चीजें आ जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब सारी चीजें सेटल हो जाएं, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए, अब आपने एंड यूजर को जिसने एक्चुअली स्पाइन वैली फर्नीचर के नए सिस्टम को यूज करना है, आपने इसको ट्रेन भी करना है। ठीक है, आप एज्यूम नहीं कर सकते कि नया यूजर ऑटोमेटिकली लर्न कर जाएगा और चीजें वो खुद ब खुद कर लेगा। सो इसके लिए आप ट्रेनिंग भी उसको देंगे। ट्रेनिंग की ऑप्शंस हमने मुख्तलिफ पढ़ी थी। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकती है, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन भी हो सकती है। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द इंस्टॉलेशन विच वी डिस्कस कि इंस्टॉलेशन आपकी 4 में से किसी एक तरीके से हो सकती है। आप डायरेक्ट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं, पैरेलल भी कर सकते हैं, फेज्ड भी कर सकते हैं और साइट इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। आपकी डायरेक्ट इंस्टॉलेशन एक्चुअली कट ओवर मेथड को बता रही है, जिसका मतलब यह है कि कब वो क्या पॉइंट है जहां पे आप पुराने सिस्टम को कट कर देंगे और नए सिस्टम को यूज करना शुरू कर देंगे। हमने शुरू में यह प्लान किया था कि इस चीज को हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में आने के लिए 1 हफ्ता या 10 दिन लग जाएंगे। सो अगर ये बात हुई तो कंपनी जो है वो डाटा लॉस कर लेगी, बिजनेस लॉस कर लेगी। सो ये जो ट्रांजिशन है, ये जो स्विचिंग है फ्रॉम ओल्ड सिस्टम टू नए सिस्टम, ये बड़ी स्मूथ होनी चाहिए, कंपनी कोई बिजनेस लॉस ना करे। सो ये कट ओवर मेथड भी डिफाइन कर दिया गया। और इंप्लीमेंटेशन का टाइम लाइन होता है जहां पे आपने बताया इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन फॉर एग्जाम्पल 28 दिन तक जारी रहेगी। मंडे 2 फरवरी को शुरू होगी और इस तारीख को खत्म होगी। इसी तरह इक्विपमेंट्स को इंस्टॉल करना, इसी तरह जो है वो केबलिंग करना, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना,
ये आपने बताया कि ये कब शुरू होगी, कब खत्म होगी, और ये भी बताया कि रिसोर्स पर्सन क्या है। ठीक है, रिसोर्स पर्सन क्या है, कौन ये चीजें करके देगा। तो लेट्स से नेटवर्किंग या नया इक्विपमेंट जो है वो अगर इंस्टॉल करें, सो आईटी के जो लोग हैं वो ये करके देंगे। इसी तरह ट्रेनिंग का आपने जो है वो स्केड्यूल बताया कि जो एंड यूजर की ट्रेनिंग है वो एक दिन की होगी, वो यहां से यहां तक स्टार्ट होगी और उसको ये लोग कंडक्ट कराएंगे। इसी तरह पायलट कट ओवर, फाइनल डिप्लॉयमेंट, पोस्ट इंप्लीमेंटेशन, ये सारे का सारा आपने इंप्लीमेंटेशन टाइमलाइन आप पहले से बना लेते हैं और फिर इसके अकॉर्डिंगली आप चलते रहते हैं। लास्टली आप टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग जिसने हमने पहले डिटेल में बात की कि टेस्टिंग पैरेलल भी चलती है और आप हर फेज को भी टेस्ट कर सकते हैं। आप एनालिसिस को भी टेस्ट कर सकते हैं, डिजाइन को भी टेस्ट कर सकते हैं, जो कोड आपने किया है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं, आपने जो डॉक्यूमेंटेशन की है उसको भी टेस्ट कर सकते हैं, और जो प्रोग्राम आपने लिखा है उसका साइंटेक्स भी आप टेस्ट कर सकते हैं और उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी को भी आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्टिंग का पर्पस ये होता है कि आप हर किस्म के एरर्स निकालें, चाहे वो साइंटेक्स से रिलेटेड हैं, चाहे वो यूजर की स्क्रीन से रिलेटेड हैं, इनपुट से रिलेटेड हैं, लॉजिक से रिलेटेड हैं, चाहे वो एरर्स जब आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तब आते हैं, चाहे वो परफॉर्मेंस या स्पीड से रिलेटेड हैं या सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं, या इवन जैसे मैंने बात की कि डॉक्यूमेंटेशन में भी एरर्स हो सकते हैं, सो आप डॉक्यूमेंट्स को भी टेस्ट कर सकते हैं। सो यू टेस्ट योर डेवलप्ड या योर इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर ऑल पॉसिबल एरर्स इन एनी ऑफ दीज एरियाज, साइंटेक्स, इनपुट्स, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन एंड सो ऑन। टेस्टिंग को आप जो है वो फेज वाइज लेकर चलते हैं। डिजाइन फेज की अगर बात करें तो उसमें टेस्टिंग को साइंटेक्स को टेस्ट किया जाता है और यूजर इंटरफेस को टेस्ट किया जाता है। डेवलपमेंट फेज की बात करें तो वहां पे प्रोग्राम के कोड को टेस्ट किया जाता है। एक मॉड्यूल को टेस्ट किया, दूसरे मॉड्यूल को टेस्ट किया, फिर दो मॉड्यूल्स को मिलाकर आपस में टेस्ट किया, जिसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहते हैं। इसी तरह ओवरऑल सारे मॉड्यूल्स को आपस में मिलाकर सिस्टम टेस्टिंग की जाती है। और लास्टली इंप्लीमेंटेशन फेज टेस्टिंग, जो आपकी यूजर करता है, वो सिस्टम को यूज करता है और देखता है कि अगर वो सेटिस्फाइड है और वो सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, अगर वो सेटिस्फाइड है तो वो सिस्टम को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए हम इसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं या यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी कहते हैं। जो आपने टेस्टिंग की है उसका एक डॉक्यूमेंट भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखा गया है कि ये एक शीट है विच इज फॉर पाइन वैली फर्नीचर मार्केटिंग एंड प्लानिंग कंट्रोल सिस्टम। ये पूरा उस नए सॉफ्टवेयर का नाम है और ये कस्टमर ऑर्डर टेस्टिंग कंट्रोल शीट है, यानी कि जो मेन्यू आपने बनाया है कस्टमर ऑर्डर का उसकी टेस्टिंग है। सो आपने इसका साइंटेक्स देखा, कस्टमर फाइनेंशियल डेटा, इसको आपने टेस्ट किया, ये कंप्लीट हो गया, इसमें कोई एरर्स नहीं आए। इसी तरह यूजर इंटरफेस को, उस फॉर्म को आपने टेस्ट किया, इसमें कोई एरर्स नहीं आए, आपने इसको टेस्ट कर दिया। लेट्स से यहां पर अगर कोई एरर आता है तो यहां पे आप लिख लेते हैं कि फॉर्म में कोई एरर है या इनपुट एक्सेप्ट नहीं हो रही या आउटपुट सही प्रोड्यूस नहीं हो रही, वो सारे आप यहां पे लिख लेते हैं। इसी तरह कस्टमर टेस्टिंग प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो ये कस्टमर फॉर्म है, ठीक है, यहां पे यूजर इंटरफेस कस्टमर इंफॉर्मेशन स्क्रीन फॉर्म है, ठीक है, ये उसकी हम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं। सो कस्टमर डेटा, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स और कमेंट क्या है। कस्टमर डेटा क्या था, नेम, ठीक है। सो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स क्या है कि डिस्प्लेस कस्टमर नेम टू द स्क्रीन। अगर तो ये चीज ठीक हो रही है इसका मतलब ये कि टेस्ट कंप्लीट है, टेस्ट जो है वो सक्सेसफुल है। इसके अलावा आप दूसरा टेस्ट परफॉर्म करें कस्टमर फॉर्म पर कि आप न्यू डाटा इंसर्ट करके देखते हैं। सो न्यू डाटा जब आपने इंसर्ट किया वो सक्सेसफुल हो गया, या न्यू डाटा आप जब इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल यू क्लिक द बटन न्यू कस्टमर, सो न्यू कस्टमर के क्लिक करने पर क्या होना चाहिए, एक ब्लैंक फॉर्म ओपन होना चाहिए जिसमें जो नया कस्टमर है वो अपनी डिटेल्स ऐड कर सके। सो न्यू कस्टमर के ऐड करने पर क्या एक ब्लैंक फॉर्म डिस्प्ले हो रहा है, इफ यस द टेस्ट इज सक्सेसफुल। एंड इसी तरह आप ऑर्डर को भी टेस्ट कर सकते हैं, आप अपने मेन मेन्यू को भी, हर किस्म की रिमेनिंग टेस्ट जो है वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। एंड लास्टली वी हैव गॉट द ट्रेनिंग। आपको एंड यूजर्स को ट्रेन करना है, चाहे वो हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेस के थ्रू हो, कोई ट्यूटोरियल्स के थ्रू हो, कोई सेल्फ प्रैक्टिसिंग हो, चाहे वो इंटरव्यूज हो, चाहे वो सिस्टम की डायग्राम के थ्रू हो, ये सारी चीजें आपको अपने कस्टमर को शो करनी है। सो उनकी फॉर्मल ट्रेनिंग भी करनी है। अगेन ट्रेनिंग भी स्केड्यूल्ड होगी और वो आप पहले से कस्टमर को बताते हैं। ट्यूसडे सेशन 1 ट्यूसडे 9 से 12 तक जो है वो सारे एम्प्लॉयज के लिए होगा,
सेशन 2 जो है वो वेडनेसडे को 9 से 12 तक सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए होगा। और हैंड्स ऑन एक्सरसाइजेज, आप एक्चुअली कस्टमर के साथ बैठकर उसको बताते हैं कि अब आप डाटा इंसर्ट करके देखें, ठीक है, ये काम इस तरीके से हो, ये बटन क्लिक करने से ये आउटपुट प्रोड्यूस होगी। सो यू एक्चुअली डू दी हैंड्स ऑन द रियल एनवायरनमेंट, ऑन द रियल सिस्टम। लेट अस नाउ प्रोसीड टुवर्ड्स द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने केस स्टडी को लिया और वो केस स्टडी थी बिजनेस, एक बिजनेस डेवलपमेंट थी पाइन वैली फर्नीचर के लिए। हमने अपनी बात स्टार्ट की कि पाइन वैली फर्नीचर क्यों एक नया सिस्टम बनाना चाहती है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या वो बजट स्पेंड करेगी और कितनी ड्यूरेशन में वो एक्सपेक्ट करी है। इसके बाद हमने स्कोप आइडेंटिफाई किया, कस्टमर का ये सिस्टम बनाने के लिए हमने एक डेवलपर साइड ने एक टीम आइडेंटिफाई की, टीम के लोग थे, टीम को टास्क असाइन किए गए, फिर एनालिसिस शुरू कर दिया गया, रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई हुई, रिक्वायरमेंट्स डिटरमिन हुई, एग्जिस्टिंग सिस्टम की कॉन्टेक्स्ट डीएफडीज और लेवल 0 डीएफडीज और डाटा डिक्शनरी देखी गई, नई सिस्टम की जो है वो कॉन्टेक्स्ट डीएफडी अकॉर्डिंगली बनाई गई, नए सिस्टम की लेवल 0 डीएफडीज और नई डाटा डिक्शनरीज बनाई गई, फिर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स बनाई गई। इन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को, नए सिस्टम की एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम को डेटाबेस में कन्वर्ट किया गया। डेटाबेस जब आपकी एक्चुअली डिप्लॉय हो गई, उसमें जो है वो इंटरफेसेस को बनाया गया, फॉर्म्स को बनाया गया, यूजर इंटरफेसेस को बनाया गया। लास्टली जब आपका सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया, फिर आपने सिस्टम को एक्चुअल यूजर प्रेमिसेस में इंस्टॉल किया। इंस्टॉलेशन से पहले अगर कोई और इश्यूज थे, लाइक आपको केबलिंग करनी थी या कोई एयर कंडीशनिंग करनी थी या कोई और सिक्योरिटी कंसर्न थे, ये सारे आपने किए। फिर आपने यूजर को ट्रेन किया और इस तरह आपका ये पूरे का पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ। सो हमने ये सारी जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पिछले अपने सारे लेक्चर्स में सिस्टम डेवलपमेंट से रिलेटेड पढ़े थे, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को इस बिजनेस स्टडी, इस पाइन वैली फर्नीचर के लिए हमने यूज किया और उन कॉन्सेप्ट्स को डिप्लॉय करते हुए हमने पूरा एक बिजनेस मॉडल, एक सॉफ्टवेयर पाइन वैली फर्नीचर को बना के दिया। दिस वॉज द समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। लेट अस नाउ प्रोसीड to the outlines of the next lecture. As you are aware that the last 2 lectures, that is lecture number 31 and lecture number 32 are for the course revision. इंशाल्लाह अगले 2 लेक्चर्स में हम पूरे कोर्स की रिवीजन करेंगे, सारी चीज़ों को हम ग्लैंस करेंगे, स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम अपने अगले 2 लेक्चर्स में दोबारा से रिवाइज करेंगे। This ends our lecture here. I hope you enjoyed it. I'll see you with more details in our next lecture. Until then, take care of yourself. Goodbye and Allah Hafiz.